दोस्तों हम बात करेंगे आज फिजिक्स में मोशन यानी गति की। तो देखें मोशन या गति क्या होती है। तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो सबसे पहले हम परिभाषा ही देख लेते हैं। इसकी परिभाषा डेफिनेशन इसकी क्या होगी। तो किसी वस्तु में समय के साथ स्थिति में भी परिवर्तन को गति कहते हैं। किसी वस्तु, कोई भी वस्तु होगी, समय जैसे जैसे बीते वैसे वैसे उसकी स्थिति, उसकी जगह, उसका प्लेस भी बदल जाए। तो अगर समय के साथ साथ स्थान में भी परिवर्तन होता है, यानी स्थान भी बदलता है, समय बीत रहा है और स्थान भी बदल रहा है, तो वह वस्तु गति में कहलाएगी, यानी वो वस्तु गतिशील होगी, मोशन होगी। और यदि समय के साथ उसके स्थान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, अगर ये वस्तु हम मान लेते हैं ए, ये यहाँ पर बी, ये वस्तु नहीं, ये स्थान है और ये भी एक स्थान है, और यहाँ से मान लेते हैं ये 100 किलोमीटर दूर है। अगर ये कोई वस्तु यहाँ से चल के ए से बी तक पहुँचती है, अगर आप यहाँ से ए से बी तक जाते हैं तो आपको यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक पहुँचने में कुछ समय लगेगा। और जैसे जैसे समय बीतेगा, जब आप चल रहे होंगे तो आपका स्थान बदलता जाएगा। अभी आप किसी समय यहाँ थे, कुछ बजकर कुछ मिनट और बीतेंगे, कुछ मिनट और बीतेंगे, फिर कुछ घंटे बीतेंगे, और ऐसे ऐसे बीतते समय पर आप आगे चलते जाएंगे। अर्थात जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वैसे वैसे आपका समय भी बढ़ता जाएगा और स्थान भी बदलता जाएगा। तो समय के साथ स्थान परिवर्तन, जैसे जैसे समय बीते वैसे वैसे स्थान भी बदल जाए, तो वह वस्तु गति कहलाएगी। अगर स्थान बदल रहा है और आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह चले गए, तो अगर आप घर से कहीं जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं, तो घर से ऑफिस जाने में कुछ समय लगेगा। तो समय बदला, अभी आप 10 बजे ऑफिस से घर से निकले और 11 बजे अगर आप पहुंच रहे हैं, तो 1 घंटे का जो समय बीता, यानी 1 घंटे के समय बीतने में आपकी जगह बदल गई, आपके घर से ऑफिस की सब जगह बदल गई। तो अब हम ये कह सकते हैं कि 1 घंटे के समय में जो परिवर्तन हुआ स्थान का, वो आपने वो दूरी तय की, जो दूरी तय की और जो स्थान बदला, तो वो बदला स्थान समय के परिवर्तन के साथ। तो हम कह सकते हैं समय के परिवर्तन के साथ स्थान परिवर्तन ही गति है। और अगर कोई वस्तु यहाँ पर थी, 9 बजे आपने देखा वो यहाँ है, और 10 बजे भी आप देख रहे हैं कि यही है, उसके स्थान में परिवर्तन नहीं हुआ। या फिर आप कहें कि ये मेज है और मेज पर एक बुक रखी हुई है, और मेज पर ये बुक रखी है, तो मेज के सापेक्ष ये बुक स्थिर है, क्योंकि ये आप जब भी देख रहे हैं तो ये यहीं रखी हुई है, इसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी कि समय तो बीत रहा है आपका, 9 से 10 बज गया, 11 बज गया, लेकिन मेज पर किताब अभी भी रखी हुई है। तो अगर कोई वस्तु समय बीतने के साथ साथ अपना स्थान परिवर्तित नहीं कर रही है, तो वह विरामावस्था में होगी, वो विरामावस्था में होगी, अर्थात रेस्ट में होगी, और ये गतिशील होगी। यदि समय के साथ स्थान भी बदलेगी तो वो गतिशील होगी, अर्थात मोशन में होगी। ठीक है। अब गतियां कई प्रकार की होती हैं, हम इनको कई तरीके से अलग अलग भागों में बांट करके पढ़ेंगे। देखिए, हम पहले इसको बताएं आपको कि हम 2-3 तरीकों में इसको हम अलग अलग करके पढ़ सकते हैं, ताकि ये आसानी से समझ में आ सके। तो हम इसके पहले टाइप पे चलते हैं। सबसे पहला हम मान लेते हैं तल के आधार पे। हम पहले पढ़ लेते हैं इस पे, तल के आधार पे गति। तल के आधार पर गति, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन। तो आपको हमने एक पहले वीडियो में प्लेन के बारे में बताया है कि 3 अक्ष होते हैं, 3, एक एक्स, वाई और एक जेड। 3 अक्ष, इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं, ये वाई, ये जेड, या इसको हम प्लेन देखिए, हम प्लेन की बात कर रहे हैं, तो एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, इसको आपको हमने फिजिक्स के पार्ट 1 में अच्छे से आपको हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो प्लेन को अगर हम देखें, इसको हम बीमी के रूप में देखें, तो जो बीमा है आपकी, वो अक्ष है, वो 1D, 2D और 3D, 1D, 2D,
3D, एक बीमीय, द्विबीमीय और त्रिबीमीय, ये 3 तरह के तल आपके होते हैं, 1D, 2D और 3D। तो अब आपको देखना है कि जो गति है तल के आधार पर कितनी होंगी, 3 होंगी। तल के आधार पर कितनी होंगी, 1D, 2D और 3D। तो तल के आधार पर हम इनको 3 भागों में बांटेंगे। अभी हमने मोशन को एक भाग में बांटा और आपका ये पहला पार्ट हमने चर्चा किया किस पे, तल के आधार पे। फिर तल के आधार में हम 3 भागों में देखेंगे इसको, 1D, 2D और 3D। तो हम पहले इस टॉपिक को खत्म करेंगे, फिर तल के आधार के बाद हम चलेंगे पथ के आधार पर और समय के आधार पर। तो तल के आधार पर क्या क्या चीजें होती हैं, पहले हम ये समझ लें 1D, 2D और 3D किस प्रकार की ये गतियां हैं। 1D, 2D, 3D ये गति किस प्रकार की है और इसमें हमें क्या पढ़ना है। तो 1D को आपको हमने बताया क्या, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड। और इसको अगर आप समझें तो 1D का मतलब हो गया कि गति जो हो रही होगी या तो एक्स में होगी, या तो वाई में होगी, या तो जेड प्लेन में होगी। या तो एक्स अक्ष में यानी किसी एक दिशा में होगी, या तो वो वस्तु ऊपर जा रही हो, या तो वो वस्तु हॉरिजॉन्टल में, देखें ये आपका एक्स है यानी वो क्षैतिज दिशा में हो, या वाई आपका ऊर्ध्वाधर में हो, या फिर लंबवत हो तो जेड घटक होगा। तो किसी एक्स वाई जेड में अगर हम कहें कि कोई भी वस्तु एक्स वाई जेड प्लेन में मूव कर रही है किसी एक में, तो वो एक 1D होगी। और वो अगर एक्स वाई, वाई जेड या जेड एक्स इन दोनों में यानी दो दो विमाओं में या फिर दो अक्षों में मूवमेंट हो रहा हो, एक्स वाई में, वाई जेड में, जेड एक्स में, तो वो कैसी होगी, 2D होगी। तो यहां से हम समझे अगर कहें एक्स में या वाई में या जेड में तो 1D होगी, एक्स वाई में गति करे वाई जेड में और जेड एक्स में करे तो वो 2D होगी। और एक्स वाई जेड तीनों दिशाओं में एक साथ गति करे यानी किसी भी दिशा में फ्रीली घूम सके तो वो 3D गति होगी। अब इसको आप समझें, आपको पता है कि x को हम जनरली लंबाई, y को चौड़ाई और इसको ऊंचाई मानते हैं। इस तरह से जनरली इसको ये माना जाता है, फिर भी आप कुछ भी मान सकते हैं। तो देखें 1D, 2D, 3D में हमें क्या समझना है और ये गतियां किस प्रकार की हैं, इनसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो 1D की बात करें तो जो 1D गति है, 1D वन डायमेंशनल यानी एक बीमी गति, एक बीमीय गति जो होगी वो कैसी, अगर कोई गति सीधी रेखा में है, कैसी, सीधी रेखा में गति या सरल रेखा में, सीधी या सरल रेखा में, ऐसे प्लेन में, जैसे हम एक सीधी रेखा खींच दे और कोई वस्तु इस पर मूव कर रही है, हमने ऐसे एक सीधी रेखा में ऐसे मूवमेंट किया तो ये सीधी रेखा में, सरल रेखा में गति होगी तो कैसी होगी, 1D में। मतलब ये x अक्ष पर मूवमेंट हो रहा है। यदि कोई वस्तु ऐसे नीचे आ रही है, ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी गई और नीचे आ गई तो ये सीधा आ गया y डायरेक्शन में, या आप ऐसे सीधा एकदम ऊपर, ऐसे ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो ये भी कैसी दिशा होगी, ये आपका ऊपर की ओर या नीचे की ओर, तो ये भी दिशा आपकी y यानी कि आपका x जो है ये x था और ये y है, तो y का मतलब ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तो y अक्ष में मूवमेंट हो रहा है। लेकिन हो तो रहा है केवल एक प्लेन में, जैसे यहां पर x में ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए। सीधी रेखा में अगर मूवमेंट हो रहा है क्षैतिज में तो वो होगा 1D। अगर y अक्ष पे ऊर्ध्वाधर में हो रहा है तब भी कैसा होगा, 1D। अगर पैरेलल में हो रहा है, लंबवत हो रहा है, अगर लंबवत मूवमेंट हो रहा है जेड अक्ष में, जेड प्लेन में, तो भी 1D होगा। यदि एग्जांपल इसका समझें, जैसे अगर आप कहें कि एक कार ऐसे सीधी रेखा में जा रही है और ये तब तक, जब तक एकदम सीधी रेखा में गई है तो इस कार की जो गति है, कार की गति आपकी कैसी कहलाएगी, 1D कहलाएगी। कब तक, जब तक ये एकदम सीधी रेखा में गई है। या फिर आप समझें कोई भी वस्तु जब सरल रेखा में जाएगी तो 1D होगी, या हम दूसरा कह सकते हैं क्या, ऊपर से गिरती वस्तु
यहां से हमने एक वस्तु नीचे ऐसे गिरा दिया स्वतंत्रता पूर्वक, तो ये सीधी रेखा में आएगा। कैसे आएगा? सीधी रेखा में। तो ये 1D कहलाएगी, इसकी गति कैसी कहलाएगी? 1D कहलाएगी। और एग्जांपल देखें, जैसे आपने देखा होगा सिलाई मशीन की सुई, तो सिलाई मशीन की सुई केवल ऊपर और नीचे गति करती है। सिलाई मशीन की सुई की गति कैसी होगी? सुई की गति 1D होगी, क्योंकि वो हमेशा ऊपर और नीचे गति करती है, यानी केवल y डायरेक्शन में, y डायमेंशन में, तो y प्लेन पर गति कर रही है, इसका मतलब उसकी गति 1D होगी। और भी समझ सकते हैं, इंजन के पिस्टन की गति, इंजन के पिस्टन की गति, तो आपको पता होगा पिस्टन ऊपर नीचे ही गति करता है, y डायरेक्शन में गति कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये 1D में गति कर रहा है। तो ये गति कैसी होगी? 1D। अब हम बात करते हैं 2D में। तो 1D आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि केवल एक अक्ष में होगा, या तो x में, या तो y में, या तो z प्लेन में। अब 2D में क्या होगा? 2D में जो गति होगी वो x और y में, yz में, यानी लंबाई चौड़ाई में, चौड़ाई ऊंचाई में, या ऊंचाई लंबाई में, इस प्रकार की गति होगी, तो वो 2D गति कहलाएगी। देखें 2D के एग्जांपल्स देखें। 2D यानी द्विविमीय गति, तो हमने आपको बताया x y में, y z में, या z x में गति होगी। तो अब आप बताओ भाई, अगर कोई आदमी ऐसे साइकिल से जा रहा है और सड़क टेढ़ी मेढ़ी है, तो जब तक सड़क सीधी होगी तब तक तो उसकी गति 1D कहलाएगी। लेकिन अगर वो टेढ़ी मेढ़ी होगी तो सड़क यानी कार की गति, अब ये टेढ़ी मेढ़ी रास्ते पे जा रही है, साइकिल की गति या वाहन की गति आप लिख सकते हैं, वाहन की गति। तो सड़कें कैसी बनती हैं? टेढ़ी मेढ़ी बनती हैं, है ना? तो वो जो होगा वो प्लेन आपका वो 2D में आएगा। यहाँ कुछ ऐसे भी जा रहा है, कुछ ऊपर भी, यानी क्षैतिज में भी जा रहा है और हॉरिजॉन्टल में भी जा रहा है, ऊर्ध्वाधर में भी जा रहा है। तो अगर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों दिशाओं में मूवमेंट होगा तो वो कैसी होगी? 2D होगी। ठीक है, जैसे आप कहें सांप की गति, तो सांप की गति, सांप कैसे चलता है? ऐसे टेढ़ा मेढ़ा। तो जब भी टेढ़ी मेढ़ी गति होगी, तिरछी गति होगी, यानी एकदम सीधी रेखा में नहीं होगी, तो वो गति 2D में कहलाएगी। चींटी की गति आप कह लो, चींटी भी तो चलती है, तो एकदम सीधी तो नहीं चलती। कीड़े हो गए, जो आपके कीड़े हैं, वो कैसी गति होंगी? इन सब की 2D में होगी। अब आप और भी चीजें देखें, जैसे हम कहें कार की गति, रेल की गति, रेलगाड़ी की गति। तो रेलगाड़ी की पटरी जब तक सीधी है, जहां तक एकदम सीधी है, सरल रेखा में है, तो 1D उतनी दूर को कह सकते हैं। लेकिन अब यहां से आप समझो इलाहाबाद से दिल्ली जाना है, तो सीधी रेखा तो मिलेगी नहीं, कहीं ना कहीं से घूम के जाएगी। तो इसकी जो रेलवे लाइन है वो ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं होगी, तो इस तरह से गति होगी। तो कैसी होगी? 2D गति। कैसी होगी? 2D गति। अब 2D गतियों में ये सारे एग्जांपल आपने देख लिया, और भी चीजें आएंगी, जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि गोली, बंदूक से निकली गोली की गति, तो आप देखें बंदूक से निकली गोली की गति ऐसी होती है, और ये पथ जो है वो परवलयकार होता है, पथ परवलयकार होता है। और परवलयकार, या हम प्रक्षेप गति इसको कह लें, तो प्रक्षेप गति कह लें, प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर हम इसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहें तो ये छोड़ा तो जा रहा है जमीन से, और ये इस तरह का पथ जो है, तो यहां पर आके गिर रहा है, यहां से यहां तक, ये भी x और y में मूवमेंट है। तो x और y में मूवमेंट होगा, यानी कि बंदूक से निकली गोली की गति, भाला, आप भाला फेंकते हैं, भाले की गति, तीर की गति इत्यादि, धनुष बाण, ये सब जो आप तीर मारते हैं धनुष से, तो धनुष, भाला या बंदूक से निकली गोली की गति, या फिर आप हाथ से ऐसे ही पत्थर फेंकते हो, तो उसकी गति कैसी कहलाएगी? 2D यानी द्विविमीय गति कहलाएगी, क्योंकि ये x और y दोनों प्लेन में मूवमेंट कर रहे हैं। देखें, इसी में रॉकेट की गति भी आएगी, बीमी में रॉकेट की गति आएगी, क्योंकि रॉकेट जो है वो पहले से ही फिक्स करके एक डेस्टिनेशन उसका फिक्स कर दिया जाता है कि कहां पे जाना है। तो ये जी गति होगी, उसकी भी कैसी होगी? प्रोजेक्टाइल गति।
अब हम बात कर रहे हैं त्रिविमीय गति यानी 3D की। तो त्रिविमीय में देख लें, जब गति x y z तीनों प्लेन में होगी, जब गति तीनों प्लेन में होगी तो कैसी होगी? त्रिविमीय गति यानी 3 डायमेंशन में होगी। जैसे एग्जांपल आप समझें, हवाई जहाज की गति, हवाई जहाज की गति, हेलीकॉप्टर की गति, अणुओं की गति, किसकी? अणुओं की गति, मच्छर की गति, मच्छरों की गति। समझे बात को कि इसको हम 3D क्यों कह रहे हैं? ये 3D इसलिए कहा जाएगा कि 3D जो है वो ओपन जगह में होगा, यानी खुले आकाश में, खुले आकाश में। ये जो गति होगी कहां होगी? खुले आकाश में। इसका मूवमेंट किसी भी समय किसी भी दिशा में बदल सकता है, इसका मूवमेंट किसी भी समय किसी भी दिशा में बदल सकता है। तो वो कैसा कहलाएगा? 3D यानी त्रिविमीय गति। हवाई जहाज अभी इधर जा रहा था, किसी भी क्षण किसी ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी भी दिशा में अपना मूवमेंट कर सकता है। इसी तरह से जो अणु है वो भी किसी भी समय किसी भी दिशा में मूवमेंट कर सकते हैं। मच्छर यहां है, फिर कहां गया? ऊपर गया, नीचे गया, दाएं बाएं, किसी भी दिशा में किसी भी समय किसी भी क्षण वो अपना डायरेक्शन बदल सकता है, चेंज कर सकता है। तो इसकी गति कैसी होगी? 3D गति यानी त्रिविमीय गति होगी। 2D और 3D में यदि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा तो मैं इसको और क्लियर करना चाहूंगा। यदि हम 2D में कहें कि यदि आप गोली फेंकते हैं तो गोली मारते हैं तो ये हवा में तो जा रही है, लेकिन इसका जो पथ है वो प्रोजेक्टाइल है। तो 2D और 3D में अगर आपको अंतर समझना है तो थोड़ा सा और इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं। 2D में कोई भी वस्तु होगी तो उसका जो मूवमेंट है, यानी इसकी जो स्पीड है, इसकी जो दिशा है पहले से निर्धारित होगी। इसकी जो स्पीड है, इसकी जो दिशा होगी 2D में पहले से निर्धारित होगी। गोली आपको यहां से मारनी है तो किस एंगल पे मारना है, भाला फेंकना है, किस एंगल पे फेंकना है वो पहले से निर्धारित करेंगे। और कितनी दूरी जानी है उसके हिसाब से कितने समय में जानी है वो स्पीड भी पहले से तय होगी। यहां आने के बाद या यहां से गोली छूटने के बाद उसकी दिशा या फिर उसकी डायरेक्शन को हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहां से निर्धारित है, इसलिए ये 2D गति होगी। लेकिन मच्छर की गति ये अभी यहां है, अभी यहां है, कहीं भी किसी भी क्षण बदल सकती है। हवाई जहाज की गति किसी भी क्षण किसी भी पॉइंट पे बदल सकती है, तो पहले से निर्धारित नहीं है, वो बीच में कहीं पे आने के बाद भी अपनी दिशा को बदल सकती है। तो जो पहले से निर्धारित होगी वो 2D होगी, जो पहले से निर्धारित नहीं होगी दिशाएं उसकी तो 3D होगी। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे। अभी हमने देख लिया गति किस आधार पे? तल के आधार पे। अभी जो हमने देखा गति किसके आधार पे? तल के आधार पे। तल के आधार पे गतियां 1D 2D और 3D में। अब हम देख रहे हैं पथ के आधार पे। किसके? पथ के आधार पर गति। ऑन द बेसिस ऑफ वे। पथ के आधार पर गति। अब हम देखें पथ के आधार पर तो दो तरीके की, या तो रेखीय गति होगी और या तो कोणीय गति होगी। कैसी होगी? कोणीय। या तो रेखीय गति होगी, लीनियर मोशन होगा, या तो आप कहेंगे लीनियर मोशन होगा, या तो एंगुलर मोशन होगा। कैसा होगा? एंगुलर मोशन। रेखीय गति होगी या तो कोणीय गति। अब रेखीय गति आपको हम अभी बता चुके हैं, जो 1D में जितनी भी गतियां थी वो कैसी होंगी? रेखीय गति। कौन सी? 1D में जितनी गतियां होंगी वो कैसी होंगी? रेखीय गति, यानी सरल रेखा में या तो ऐसे सीधी जा रही हो या तो ऐसे। तो एक दिशा में जो भी मूवमेंट हो रही है वो सारी कैसी होंगी? लीनियर यानी रेखीय गति। कोणीय गति कौन सी होगी? जो कोण बदल रहे हो, जैसे वृत्ताकार पथ पे कोई वस्तु घूम रही है तो कोणीय गति कहलाएगी, जिसमें कोण बदल रहा हो। तो वृत्त पे अगर कोई वस्तु ऐसे घूम रही है तो हर क्षण अपना कोण बदलती है, तो इस प्रकार की गति को क्या कहेंगे? कोणीय गति। अब हम समझेंगे रेखीय गति और कोणीय गति के बाद समय के आधार पर जो गति होगी। पहला हमने आपको बताया तल के आधार पर,
दूसरा आपको हमने बताया पथ के आधार पर, और तीसरी हम बात कर रहे हैं अब समय के आधार पर, समय के आधार पर गति। तो समय के आधार पर गति दो प्रकार की होगी, एक तो आवर्ती गति होगी और एक अनावर्ती गति होगी। इसको हम रिकरिंग कह सकते हैं, आपने वर्ड सुना होगा, आपने वर्ड सुना होगा रिकरिंग, या फिर इसको हम कह सकते हैं इसको हम क्या कह सकते हैं, देखिए हमें समय के आधार पर, टाइम के आधार पर दो भागों में पढ़ना है, एक आवर्ती गति और अनावर्ती गति, एक आवर्ती और एक अनावर्ती। आवर्ती का मतलब जो गति रिपीट हो, जो गति अपना पथ रिपीट करे, जब कोई वस्तु अपने पथ को बार बार दोहराए तो वो गति कैसी होगी, वो गति कैसी होगी, आवर्ती गति। आवर्ती का मतलब अपने पथ को बार बार दोहराना, अपने पथ को बार बार दोहराना। जैसे हम समझे कि ये एक वृत्त है और इस पर एक वस्तु ऐसे घूम रही है, तो ये बार बार अगर घूमेगी तो ये एक ही निश्चित पथ को बार बार दोहराएगी, एक ही निश्चित पथ को बार बार दोहराएगी। तो अगर ये इसकी स्पीड अगर समान हो तो हम कहेंगे यहां से चल करके एक चक्कर पूरा करने में जो समय लिया गया होगा, तो ये उतना ही समय में फिर चक्कर लगाएगी, उतने ही समय में फिर चक्कर लगाएगी। तो अपने पथ को अगर बार बार वो दोहराए, अपने पथ को बार बार दोहराए तो उसकी गति कैसी कहलाएगी, आवर्ती गति। और अनावर्ती गति का मतलब ये हुआ कि जो अपने पथ को बार बार दोहराए ना, मतलब वो अपना पथ दोहराए ना, वो मूवमेंट करती जा रही है, तो कैसी होगी, अनावर्ती। तो आवर्ती में हम देख रहे हैं क्या क्या आता है। जैसे हमने आपको बताया कि वृत्तीय गति, कैसी, वृत्तीय गति, या फिर घूर्णन गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति, है ना, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति। अब इसमें समझें कि वृत्तीय गति कैसे समझें कि आवर्ती होगी। तो अब आपने अभी देखा कि आवर्ती में वृत्तीय और घूर्णन दोनों आएंगे। तो कुछ गतियां ऐसी होती हैं जो वृत्तीय होती हैं और कुछ गतियां घूर्णन होती हैं। तो इन चीजों को भी समझ लें, कौन सी गति वृत्तीय होती है और कौन सी गति घूर्णन होती है। तो वृत्तीय गति वो होगी जो एक वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा होगा, कोई वस्तु जो वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है और वो किसी और को पॉइंट मानकर, पॉइंट का मतलब केंद्र, वो और किसी और वस्तु को केंद्र मानकर घूम रही है, तो उस वस्तु की गति कैसी कहलाएगी, वृत्तीय गति। जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये आपकी, ये सूर्य है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो सूर्य को केंद्र मानकर पृथ्वी का चक्कर लगाना कैसी गति होगी, वृत्तीय गति होगी। सूर्य को केंद्र मानकर चारों ओर चक्कर लगाना कैसी गति होगी, वृत्तीय गति। कोई वस्तु है, इसको केंद्र मानकर यदि आप चक्कर लगा रहे हैं चारों ओर, तो इसको केंद्र मानकर, किसी और वस्तु को केंद्र मानकर ये वृत्ताकार पथ पे गति कर रही है, कैसी गति होगी, वृत्तीय। और अगर स्वयं को केंद्र मानकर घूम रही है तो वो कैसी गति होगी, घूर्णन। जैसे पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूम रही है, पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूम रही है, पृथ्वी का खुद का घूमना, वो कैसी गति होगी, घूर्णन। उसका कोई और पॉइंट नहीं है, किसी और को मान करके, किसी और को केंद्र मान करके नहीं घूम रही है। जैसे पंखा आपका घूम रहा है तो पंखा खुद का, पंखा अपने केंद्र पे घूम रहा है, किसी और को केंद्र मान करके घूम नहीं रहा है। घड़ी की सुई खुद के केंद्र पे घूम रही है, घड़ी की सुई खुद के केंद्र पे घूम रही है, तो ये कैसी गति होगी, घड़ी की सुई की गति घूर्णन होगी, पंखे की गति कैसी होगी, घूर्णन गति होगी। ग्रहों का खुद जो अपना चक्र वो खुद घूम रहा है, कोई भी ग्रह उपग्रह, उसका खुद का घूमना कैसा होगा, घूर्णन। और किसी भी उपग्रह, कोई भी ग्रह उपग्रह अगर दूसरे के चक्कर काट रहे हैं, जैसे सूर्य के चारों ओर अगर ये पृथ्वी चक्कर काट रही है या पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, तो वो कैसी गति होगी, वृत्तीय गति होगी। और आप एक चीज और समझ लें इसमें, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्टार्टिंग में ही जान लेना था। तो देखिए, जो गति है, जो
गति है वो डिपेंड करती है पॉइंट ऑब्जर्वेशन यानी प्रेक्षण पे, प्रेक्षण बिंदु पे। गति किस पे? जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है इस पे डिपेंड करती है। जो गति है वो किस पे डिपेंड करेगी? ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे। ऑब्जर्वेशन पॉइंट का मतलब ये है कि कोई भी वस्तु चल ही रही है, कोई भी वस्तु मूव कर रही है, उसमें कुछ चाल है, तब भी वो स्थिर हो सकती है, और कोई स्थिर वस्तु मूवमेंट में हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि कोई स्थिर वस्तु आपको मूवमेंट में लगे, कोई मूवमेंट में वस्तु हो, गतिशील हो, वो आपको स्थिर लग सकती है। ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके देखने का नजरिया क्या है उस बात पे डिपेंड करेगा। जैसे आप मान लें कि ये दो ट्रेनें हैं, ये दो ट्रेनें हैं और ये दोनों 50 किलोमीटर पर आवर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हैं। तो इसमें भी बैठा व्यक्ति, इसमें बैठा व्यक्ति, ये दोनों आपस में कोई भी चीज इंटरचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे से लेन देन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की स्पीड समान है। तो एक दूसरे के सापेक्ष दोनों ट्रेनें क्या हैं? स्थिर हैं। एक दूसरे के सापेक्ष दोनों ट्रेनें क्या हैं? स्थिर हैं। यही सापेक्ष वर्ड प्रेक्षण बिंदु आप समझिए कि देखने का जो नजरिया है, आप किस पॉइंट को देख करके आप स्थिति उसकी निर्धारित कर रहे हैं कि वो गतिशील है कि विराम में है। तो जिस पॉइंट को प्रेक्षण बिंदु आप मान रहे हैं वो निर्धारित करेगा कि कोई वस्तु गतिशील है कि स्थिर है। ऐसा नहीं कि कोई चीज चल रही है, भाग रही है तो वो गतिशील ही होगी, या आप देख रहे हैं कि रखी हुई है तो वो स्थिर ही होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। वो डिपेंड किस पे करेगा? प्रेक्षण बिंदु यानी आपका वो पॉइंट जिससे आप देख रहे हैं। 50 की स्पीड से दोनों लोग चल रहे हैं, दोनों ट्रेनें चल रही, तो इसमें बैठा व्यक्ति भी 50 की स्पीड से चलेगा, इसमें बैठा व्यक्ति भी 50 की स्पीड से चलेगा। इस व्यक्ति के सापेक्ष ये व्यक्ति स्थिर होगा, इस व्यक्ति के सापेक्ष ये व्यक्ति स्थिर होगा, इस ट्रेन के सापेक्ष ये ट्रेन स्थिर होगी। क्यों? क्योंकि दोनों की दिशा और जो चाल है वो समान है, दोनों समान गति से मूव कर रहे हैं, तो फिर ये स्थिर होंगे एक दूसरे के सापेक्ष। लेकिन अगर यहाँ प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये ट्रेन प्लेटफॉर्म, आप देखेंगे कि प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति अगर इसको देखेगा तो ये ट्रेन मूवमेंट में होगी। इस व्यक्ति को देखेगा, यहां पर खड़ा कोई व्यक्ति इस व्यक्ति को देखेगा तो ये भाग रहा होगा, चल रहा होगा जितनी स्पीड से ट्रेन चल रही होगी। लेकिन इन दोनों व्यक्तियों को अगर देखा जाए तो दोनों ये स्थिर होंगे, एक दूसरे के सापेक्ष क्या है? स्थिर। यहां खड़े व्यक्ति के सापेक्ष क्या है? ये गतिशील। तो अब पॉइंट आप प्रेक्षण बिंदु आपका बदल गया, यहां से देखा जाएगा तो ये आदमी गतिशील नजर आएगा, और अगर ये दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो ये स्थिर होंगे, ये दोनों स्थिर होंगे। जैसे आपने देखा होगा कि ट्रेन कभी चल रही है और ट्रेन से आप जाते हैं तो ये आपको घूमता हुआ नजर आता है, पेड़ पौधे आपको नाचते नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को स्थिर मान लिया, आपने अपने आप को स्थिर मान लिया। जब आप खुद को स्थिर मान लिए तो आप तो थे मूवमेंट में, आप थे कैसे? मूवमेंट में, आप तो गतिशील थे। जब आप अपने आप को गतिशील होते हुए स्थिर मान लिए तो और चीजें आपको कैसी दिखाई देंगी? गतिशील, है ना? आप अपने आप को स्थिर मान रहे हैं तो ये कैसी होगी? गतिशील। अगर आप इसको स्थिर माने, जैसे यहां बाहर एक व्यक्ति खड़ा है और वो व्यक्ति स्थिर है, अपने आप को बाहर से स्थिर मान रहा है, तो ये ट्रेन आपकी गतिशील दिखेगी, आप भी गतिशील दिखेंगे। लेकिन अगर ये आदमी जो इस पे बैठा हुआ है ये अपने आप को स्थिर मान रहा है क्योंकि ट्रेन चल रही है, और वो मान रहा है कि हम बैठे हैं, हम स्थिर हैं, तो बाहर की चीजें ऐसी नाचती हुई दिखाई देंगी